तो सुन त्सू का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, एंशिएंट चाइना के एक जाने माने मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट सुन त्सू कहा करते थे, पानी का मिजाज कुछ इस तरह का होता है कि वो हाइट्स को छोड़कर लो लैंड्स की तरफ भागता है। जब कोई डैम यानी कि बांध टूटता है तब उसका सारा पानी एक इररेसिस्टिबल फोर्स के साथ तबाही मचाते हुए चला जाता है। उनके मुताबिक आर्मी का नेचर भी कुछ इसी तरह का होता है, अपने एनिमी को तब अटैक करना जब उसने एक्सपेक्ट भी ना किया हो, और वाटर की तरह ही उसको इतनी फोर्स के साथ अटैक करना कि एनिमी आपको रेजिस्ट भी ना कर पाए। यही तो एक आर्मी की स्ट्रेटजी होती है। दोस्तों, आर्मी और वाटर के बीच ये पावरफुल कंपैरिजन सुन त्सू ने सदियों पहले किया था, लेकिन आज 21वीं शताब्दी के चाइना को देखकर लगता है कि वो अपने मास्टर की फिलॉसफी को एकदम सटीक तरीके से अप्लाई कर रहा है। कई एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि आने वाले समय में वॉर वाटर के लिए भी लड़े जाएंगे, और चाइना को देखकर लगता है कि मानो वो खुद इसी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में आई एक रिपोर्ट ने यह दावा किया है कि चाइना तिब्बतन रिवर्स पर एक के बाद एक मेगा डैम बनाकर साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया की इकोनॉमी और इकोलॉजी के ऊपर अपनी हाइड्रो हेजेमनी क्रिएट कर रहा है। इसको कई एक्सपर्ट्स चाइना की हाइड्रो वेपन स्ट्रेटजी का नाम भी देते हैं। आज की इस वीडियो में हम चाइना की इसी हाइड्रो वेपन स्ट्रेटजी को आपके लिए डिकोड करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि वीडियो यूपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी रेलेवेंट है। चाइना के हाइड्रो वेपन स्ट्रेटजी और उसके डैम इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस यूपीएससी मेंस के GS2 और GS3 में पूछे जा सकते हैं। इसीलिए वीडियो के एंड में हम आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़कर जाएंगे, जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो चलिए इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। आज से कुछ साल पहले यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या फिर अन्य गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी में सिलेबस, टफनेस और एस्पिरेंट्स के द्वारा दी जाने वाली फीस भी एक अलग चैलेंज थी। लेकिन आज स्टडी आईक्यू ने इस चैलेंज को तो कम कर ही दिया है। स्टडी आईक्यू एक बार फिर आप सबके लिए लेके आया है फ्लैश सेल 18 से 20 मई तक, जिसमें आपको स्टडी आईक्यू कोर्सेज पे मिलेगी डबल वैलिडिटी, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस के साथ, अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं AG फ्लैश। तो दोस्तों, आज ही अवेल करिए स्टडी आईक्यू के इन शानदार कोर्सेज को और पूरे देश को बताइए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, सबसे पहले आपको इस सभी कंसर्न के स्टार्टिंग पॉइंट पर लेकर चलते हैं, और वो है दुनिया का सबसे लार्जेस्ट और हाईएस्ट प्लेटू, तिब्बत। ये प्लेटू जितना वास्ट और रिच है, इस दुनिया के लिए इसकी इंपॉर्टेंस उससे कहीं गुना ज्यादा है। वर्ल्ड की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन अपनी वाटर की नीड्स के लिए तिब्बत में ओरिजिनेट होने वाली रिवर्स पर ही डिपेंड करती है। इसकी वास्ट आइस शीट्स में बसे ह्यूज फ्रेश वाटर रिजर्व्स होने के कारण अंटार्कटिका और आर्कटिक के बाद इसको वर्ल्ड का थर्ड पोल और वर्ल्ड कवाते टावर भी कहा जाता है। इस प्लेटू पर मौजूद ग्लेशियर्स एशिया की 10 मेजर रिवर्स को फीड करते हैं। यांगजे, इंडस, ब्रह्मपुत्र, मेकोंग, इरावदी, साल्वीन और येलो रिवर समेत दुनिया की कई इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रिवर्स का उद्गम इसी प्लेटू से होता है। इस प्लेटू से निकलकर ये सभी रिवर्स आगे चलकर इस रीजन की 18 लोअर रिपेरियन कंट्रीज और वहां रह रहे लगभग 3 बिलियन लोगों की लाइफलाइन बन जाती हैं। ये रिवर बेसिन्स यहाँ कई करोड़ों लोगों को फीड करने के साथ साथ इस रीजन की सिंगल लार्जेस्ट इकोनॉमिक रिसोर्स भी है। ये वाटर रिसोर्सेज उनकी इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल यूनिट्स के लिए भी फ्यूल का काम करता है। कुल मिलाकर से प्लेटू और उसकी रिवर्स कई सदियों से इस रीजन की लाइफ को सस्टेन करती आई हैं। लेकिन फिर इस सीन में एंट्री हुई चाइना की। 1951 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने तिब्बत को एनेक्स कर लिया, और इसी के साथ तिब्बत की क्रूशियल जियोग्राफी का कंट्रोल अब चाइना के हाथों में आ गया। यहाँ से ओरिजिनेट होने वाली सभी रिवर्स अब एक तरह से चाइनीज कंट्रोल्ड रीजन से ओरिजिनेट होती हैं। इसी वजह से चाइना को इस रीजन की अपर मोस्ट रिपेरियन कंट्री का दर्जा दिया जाता है। रिवर जहां से ओरिजिनेट होती है उसको अपर रिपेरियन कहा जाता है, और जिस तरफ बहती है उन सभी एरियाज को लोअर रिपेरियन कहा जाता है। लेकिन अब क्योंकि पूरे एशिया के वाटर मैप का कंट्रोल चाइना के हाथ में है, तो एक अपर रिपेरियन स्टेट होने के नाते चाइना के पास इन रिवर्स को कंट्रोल करने का एक अनड्यू एडवांटेज है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चाइना के अलावा दुनिया में कोई भी और देश ऐसा नहीं है जो इतने सारी कंट्रीज के वाटर को अकेले कंट्रोल करता हो, और चाइना अपने इसी ज्योग्राफिकल एडवांटेज को आज वेपनाइज करता जा रहा है। वो कैसे, आइए देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने अभी बताया था कि तिब्बत दुनिया का हाईएस्ट प्लेटू है। ये सी लेवल से लगभग 4 to 5 किलोमीटर की हाइट तक एलिवेटेड है। इस हाइट से आ रही सभी रिवर्स जब लोअर प्लेन्स पर फॉल करती हैं तो वो अपनी ह्यूज स्पीड के साथ बड़ी मात्रा में पावर जनरेशन की कैपेसिटी लेकर आती हैं। इन फास्ट फ्लोइंग रिवर्स के पोटेंशियल को कैप्चर करने के लिए चाइना या बाकी अपर रिपेरियन कंट्रीज इन पर अलग अलग डैम्स बनाती हैं।
लेकिन चाइना के केस में इन डैम्स को बनाने की स्पीड लोअर रिपेरियन कंट्रीज के लिए हमेशा से चिंता का कारण रही है। स्टैटिस्टिक्स की माने तो तब से लेकर आज तक चाइना ने इस रीजन के सबसे इंपॉर्टेंट वाटरवेज पर लगभग 87,000 डैम्स का कंस्ट्रक्शन किया है। चाइना ने पिछले कुछ दशकों में अपने सभी रीजन्स के हाइड्रो पावर पोटेंशियल को बहुत बड़े लेवल पर एक्सप्लॉइट किया है, लेकिन काफी लंबे समय तक उसका फोकस उसकी इंटरनल रिवर्स पर था। लेकिन चाइना की अनएंडिंग डेवलपमेंट नीड्स को पूरा करने के लिए सीसीपी की नजर तिब्बत से फ्लो होने वाली इंटरनेशनल रिवर्स पर पड़ी। तिब्बत के पास हाइड्रो पावर जनरेशन का हाईएस्ट पोटेंशियल है, लेकिन अभी तक उसका केवल 1% अमाउंट ही एक्सप्लॉइट किया गया है। 2017 के डेटा के अनुसार चाइना में इंस्टॉल्ड हाइड्रो पावर कैपेसिटी 341 मिलियन किलोवाट तक पहुंच चुकी है, जबकि तिब्बत की इंस्टॉल्ड हाइड्रो पावर कैपेसिटी केवल 1.77 मिलियन किलोवाट है। लेकिन ये कंडीशन आज बहुत तेजी से बदल रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेवलपमेंट नीड्स को पूरा करने के अलावा चाइना के 2060 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन के टारगेट की वजह से वो हाइड्रो पावर सोर्सेस को और भी तेजी से एक्सप्लॉइट करता जा रहा है। आज चाइना के डैम्स के नंबर और इनको बनाने की स्पीड ने पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है और आज भी इन डैम्स का कंस्ट्रक्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसको अक्सर चाइना के डैम रश के नाम से जाना जाता है। जियो स्ट्रैटेजिस्ट ब्रामा चेलेनी कहते हैं कि तिब्बत एक अनमैच्ड वाटर टावर है, लेकिन चाइना का डैम्स को लेकर पागलपन एशिया के वाटर फ्यूचर को बड़े पैमाने पर थ्रेटन कर रहा है। ये डैम्स जहां एक तरफ चाइना की एनर्जी सप्लाई को इंश्योर करने का अच्छा जरिया है, वहीं दूसरी तरफ ये उसके सभी लोअर रिपेरियन कंट्रीज के लिए चिंता का कारण बन जाते हैं, क्योंकि इन डैम्स के जरिए चाइना कभी भी इन रिवर्स की टैप को ओपन या क्लोज कर सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर वो इन रिवर्स से जाने वाले वाटर को अपने ड्राई रीजन्स में डाइवर्ट कर देता है तो ये लोअर रिपेरियन कंट्रीज के ह्यूमन कंजम्पशन, इरिगेशन इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर को बुरी तरह हार्म पहुंचाएगा। इस तरह की आर्टिफिशियल ड्रॉट यानी सूखा लोअर रिपेरियन कंट्रीज में बड़े पैमाने पर पॉलिटिकल और सोशल इंस्टेबिलिटी जनरेट कर सकता है। उसी तरह हैवी रेनी सीजन्स में फ्लड गेट्स को ओपन करके भारी तबाही को अंजाम दे सकता है। इसके अलावा वो लोअर रिपेरियन स्टेट्स को हार्म करने के लिए रिवर वाटर को पॉल्यूट भी कर सकता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि इतनी इमेंस पावर के साथ चाइना इस रीजन में किसी भी तरह की क्राइसिस मैन्युफैक्चर कर सकता है। और यहाँ पे ये केवल कहना कि चाइना ये कर सकता है या वो कर सकता है शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि चाइना ऑलरेडी ऐसा कर चुका है। जी हाँ, ये केवल स्पेकुलेशंस नहीं है। पिछले कई सालों में ऐसी कई इंस्टेंसेस सामने आई हैं जहां पर इन सभी थ्रेट्स को रियलिटी में तब्दील होते हुए देखा गया है। उदाहरण के तौर पर 2017 में ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी सियांग का वाटर अचानक से ब्लैक और मडी हो गया था। ये वाटर ह्यूमन कंजम्पशन, इंडिया के राइस बाउल, सियांग वैली की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और इस एरिया की फिशरीज के लिए बहुत हार्मफुल साबित हुआ। चाइना का कहना था कि ये अर्थक्वेक के कारण हुआ है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में यह सामने आया था कि चाइना ब्रह्मपुत्र के बीच एक टनल का कंस्ट्रक्शन कर रहा है और इसी वजह से ब्रह्मपुत्र की अपर स्ट्रीम्स पर चाइना के द्वारा की जा रही एक्टिविटीज इंडिया के लिए हमेशा कंसर्न का मुद्दा रही हैं। कंसर्न्स को और अच्छे से समझने के लिए आइए आपको मेकोंग की कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, माइटी मेकोंग तिब्बतन प्लेटू से ओरिजिनेट होने वाली चाइना की एक बहुत क्रूशल रिवर है। ये रिवर साउथ वेस्टर्न चाइना से होते हुए लॉस, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम और कंबोडिया तक 3000 माइल्स का सफर करती है और वियतनाम के मेकोंग डेल्टा पर पहुंचकर साउथ चाइना सी से जाकर मिल जाती है। क्या आप जानते हैं कि मेकोंग डेल्टा दुनिया का 3rd लार्जेस्ट डेल्टा है और ये साउथ ईस्ट एशियन रीजन की फूड सिक्योरिटी के लिए बेहद अहम है। साउथ ईस्ट एशिया के 60 मिलियन लोग अपनी लाइवलीहुड के लिए इसी रिवर पर डिपेंडेंट हैं। लोगों के अलावा ये रिवर अपने साथ एक ह्यूज बायोडाइवर्सिटी को भी सस्टेन करती है। लेकिन चाइना इस सिंगल रिवर पर 11 डैम्स बिल्ड कर चुका है और 3 और बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके पीछे चाइना के 2 मकसद हैं। पहला, इस रिवर पर डिपेंडेंट सभी कंट्रीज के ऊपर अपनी हेजेमनी बनाकर रखना और दूसरा, अपनी जरूरतों के हिसाब से इस रिवर के वाटर को कंट्रोल करना। ये दोनों फैक्टर्स इंटरकनेक्टेड हैं और एक दूसरे को फेवर करते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमें 2019 में देखने को मिला, जब चाइना ने इस रिवर के नेचुरल फ्लो को जानबूझकर रोकने की कोशिश की, जिसके कारण इस रिवर पर डिपेंडेंट सभी कंट्रीज को भयानक ड्रॉट का शिकार होना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रीजन के वाटर लेवल 100 ईयर लो पहुंच गए हैं। चाइना का कहना था कि ऐसा लो रेनफॉल के कारण हुआ है, लेकिन सैटेलाइट स्टडीज ने ये प्रूव किया है कि उस समय रिवर ओरिजिन पर वाटर भरपूर मात्रा में शामिल था। सैटेलाइट स्टडीज ने ये शो किया है कि चाइना ने इस रिवर पर बने डैम्स को यूज कर इस रिवर वाटर के ह्यूज वॉल्यूम को जानबूझकर होल्ड किया था।
मई 2019 से लेकर अप्रैल 2020 तक इस रिवर पर बने जिंगोंग डैम का रिजर्वायर पूरी तरह भरा हुआ था। वहीं इस रिवर पर बने दूसरे डैम नूजाडू पर मई 2019 में कोई वाटर नहीं था, लेकिन अप्रैल 2020 तक इस रिजर्वायर में भी भरपूर वाटर था। ये सारे एविडेंस केवल एक बात की तरफ इशारा कर रहे थे, और वो ये कि चाइना ने इंटेंशनली इस रिवर के नेचुरल फ्लो को ब्लॉक किया और उसको अपने इरिगेशन और बाकी ज़रूरतों के लिए दूसरे डैम्स में स्टोर करके रखा। इस आर्टिफिशियल ब्लॉकेज की वजह से मेकोंग की लोअर स्ट्रीम को वो क्वांटिटी ऑफ वाटर नहीं मिल पाया जो उसको मॉनसून और उनके एग्रीकल्चर सीजन्स में मिलना चाहिए। इस वाटर क्राइसिस की वजह से थाईलैंड में शुगर और वियतनाम में राइस के कमर्शियल प्रोडक्शन को एक बड़ा झटका लगा। लाओस और कंबोडिया को भी इस ड्रॉट की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। मेकोंग का लोअर बेसिन दुनिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिशरी को भी सपोर्ट करता है, लेकिन इस क्राइसिस ने फिशरीज सेक्टर और उन पर डिपेंडेंट 80% लोगों की न्यूट्रिशनल डिमांड्स को भी बुरी तरह अफेक्ट किया। यानी जिस समय पूरी दुनिया कोरोना वायरस पैंडेमिक से लड़ रही थी, उस समय थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया जैसी कंट्रीज चाइना के द्वारा क्रिएट किए गए आर्टिफिशियल ड्रॉट और उसकी वजह से आई इकोनॉमिक क्राइसिस को भी झेल रही थी। इन रीजन्स के लिए सिचुएशन और भी ज़्यादा इसलिए ख़राब हो जाती है क्योंकि ये देश चाइना के कंपैरिजन में इकोनॉमिकली और टेक्निकली काफ़ी वीक हैं, और इसीलिए वो इस तरह की सडन और सीवियर वाटर क्राइसिस को डील करने के लिए रेडी नहीं है। चाइना इन कंट्रीज पर पहले से ही अपने मिलिट्री और फाइनेंशियल डोमिनेंस बनाकर रखता है, जिसकी वजह से ये देश चाइना के अगेंस्ट नहीं बोल पाते हैं। ऊपर से इस तरह इनकी इकोनॉमिक लाइफलाइन के कंट्रोल के साथ चाइना को इस रीजन पर एक अनपैरेलल्ड पावर मिल जाती है। इस एग्जांपल से आप ये अंदाजा भी लगा सकते हैं कि इस रीजन पर चाइना की हाइड्रो हेजिमनी केवल इकोनॉमिक या इकोलॉजिकल क्राइसिस ही नहीं बल्कि अपने आप में ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर्स प्रोड्यूस कर सकती है। अब आप समझ सकते हैं कि चाइना के पास इतने सारे डैम की बदौलत कितनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पावर है, जिसको ये किसी भी वक्त अपने जियोपॉलिटिकल या नेशनल इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, मेकोंग तो केवल एक एग्जाम्पल है। अगर हम आपको तिब्बतन प्लेटू की सबसे बड़ी इंटरनेशनल रिवर यानी ब्रह्मपुत्र की सैर पर ले चलें, तो वहां पर भी कुछ यही हाल है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम तिब्बत में मौजूद माउंट कैलाश के अंगसी ग्लेशियर से होता है। तिब्बत में उसको यारलंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। ये तिब्बत में ईस्ट की तरफ फ्लो होती हुई नामचा बारवा से साउथ में अरुणाचल प्रदेश की ओर एक शार्प टर्न लेती है। आगे चलकर ये असम और फिर बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र की टोटल 2880 किलोमीटर की लेंथ में से 1625 किलोमीटर तिब्बत में, 918 किलोमीटर इंडिया में और 337 किलोमीटर बांग्लादेश में फ्लो होती है। लेकिन एक समय पर जो माइटी रिवर बिना किसी रुकावट के अपनी नेचुरल स्पीड के साथ बहा करती थी, उसको चाइना ने आज जगह जगह पर बांध दिया है। 1986 में अलास्का में हुई एक कॉन्फ्रेंस के दौरान इस रिवर को लेकर सबसे पहले ये कंसर्न उठाया जा रहा है कि चाइना इस रिवर वाटर को अपने एरिड नदर्न और सदर्न वेस्टर्न रीजन में, जो अक्सर सूखे से पीड़ित रहते हैं, वहां डाइवर्ट करना चाहता है। आपको बता दें कि इस डाइवर्जन से इस रिवर पर डिपेंडेंट इंडिया और बांग्लादेश के 140 मिलियन लोग डायरेक्टली अफेक्ट हो सकते हैं। भले ही चाइना इन वाटर डाइवर्जन प्रोजेक्ट्स को हमेशा नकारता हुआ आया हो, लेकिन इस पर डैम बिल्डिंग का काम उसने 2009 में शुरू कर दिया था। इस रिवर का सबसे पहला प्रोजेक्ट जांगमू हाइड्रो पावर स्टेशन के रूप में देखने को मिला। यह प्रोजेक्ट 2015 में फुली ऑपरेशनल हो गया। 2013 में अपने 12th 5 ईयर प्लान के जरिए चाइना ने इस पर 3 नए डैम्स यानी कि डागू, जीक्सू और जियाचा के कंस्ट्रक्शन को अप्रूव किया। इसमें से जांगमू, डागू और जीक्सू यारलंग सांगपो के अपर स्ट्रीम्स पर बने हैं, जबकि जियाचा उसकी लोअर स्ट्रीम्स पर। इतना ही नहीं, 2021 में रिलीज किए गए 14th 5 ईयर प्लान के तहत चाइना ने यारलंग सांगपो की लोअर स्ट्रीम्स पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वर्थ के डजन्स ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की घोषणा की है, और इसलिए इंडिया इन सभी प्रोजेक्ट को लेकर कंसर्न्ड है। रिवर इंडिया के लिए बहुत क्रूशियल है। इंडिया अपनी 30% फ्रेश वाटर रिसोर्सेज और 44% हाइड्रो पावर सोर्सेज के लिए इसी पर डिपेंड करता है। ऊपर से ये रिवर इंडो चाइना बॉर्डर्स के डिस्प्यूटेड रीजन से फ्लो होती है, इसलिए इंडिया ने इस इशू को लेकर कई बार कंसर्न्स राइज किए हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्या इस रिवर शेयरिंग के रेगुलेशन को लेकर कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट नहीं है? तो दोस्तों, ऐसा है भी और नहीं भी। असल में इंडिया और चाइना के बीच ट्रांस बाउंड्री रिवर्स की रिसोर्सेज को लेकर एक MOU एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन ये बायलैटरल एग्रीमेंट नॉन बाइंडिंग है। दिक्कत यह है, एक तो चाइना के किसी भी लोअर रिपेरियन स्टेट के साथ कोई भी लीगल एग्रीमेंट साइन नहीं किया हुआ है, और जो नॉन लीगल एग्रीमेंट्स हैं भी
उनके इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करने के लिए कोई इंटरनेशनल बॉडी मौजूद नहीं है और इसीलिए चाइना इस एग्जिस्टिंग एमओयूज को समय समय पर एक्सप्लॉइट करता आया है। उदाहरण के तौर पर 2017 में डोकलम क्राइसिस के बाद चाइना ने एमओयूज को वायलेट करते हुए इंडिया के साथ ब्रह्मपुत्र का हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर नहीं किया, जिसकी वजह से इंडिया को मैसिव फ्लड्स का शिकार होना पड़ा। इसके अलावा इंटरनेशनल स्टेज पर डिस्कस किए गए एग्रीमेंट्स को चाइना ने हमेशा अपोज किया है। उदाहरण के तौर पर मेकोंग रिवर की शेयरिंग के लिए 1995 में थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया के द्वारा एक एग्रीमेंट साइन किया गया था, लेकिन चाइना ने एंड मोमेंट पर इस पर साइन करने से मना कर दिया था। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इस रीजन में चाइना की हाइड्रो वेपन स्ट्रेटजी से इतना खतरा किसी भी और देश को नहीं है जितना इंडिया को है, क्योंकि तिब्बत से निकलने वाली आधी से ज़्यादा रिवर चाइना या फिर नेपाल के थ्रू इंडिया में आती हैं। इंडिया की ज्योग्राफी इतनी वास्ट और डाइवर्स होने की वजह से इस रीजन के सभी रिवर बेसिन्स में इंडिया के मेजर स्टेक्स मौजूद हैं। हालांकि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी कंट्रीज के लिए इंडिया एक अपर रिपेरियन स्टेट है, लेकिन इंडिया ने इन दोनों देशों के साथ वाटर शेयरिंग को लेकर लीगल ट्रीटीज साइन की हुई हैं, जिसकी वजह से इंडिया के पास इस एसेट को केवल अपने फेवर में यूज करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। यहाँ इससे भी इम्पॉर्टेंट यह है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी ने वाटर को कभी भी वेपन की तरह ट्रीट नहीं किया है। ब्रह्मचर्य के मुताबिक अगर ऐसा होता तो इंडिया कभी भी पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी साइन नहीं करता, जिसको दुनिया का सबसे जनरस वाटर शेयरिंग पैक्ट बताया जाता है। खैर, यहाँ बात हुई चाइना की। चाइना और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एक दूसरे से बहुत अलग है और ये दोनों एकदम अलग प्रिंसिपल्स पर काम करते हैं। तो दोस्तों, इस एनालिसिस के जरिए आप देख सकते हैं कि चाइना के मैसिव डैम्स केवल उसकी ग्रेटनेस का ही सिंबल नहीं है, और जिस तरह सीसीपी क्लेम करती है, ना ही इनका पर्पस केवल चाइना की वाटर और एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, बल्कि इस डैम रश के पीछे चाइना का एक और बड़ा मकसद है और वो उसकी हाइड्रो वेपन स्ट्रेटजी में साफ झलकता है। क्योंकि एक्सपर्ट्स ही कहते हैं कि डैम रश चाइना की स्ट्रेंथ नहीं बल्कि वीकनेस को दर्शाता है, और वो है चाइना में वाटर की स्कार्सिटी। माओ जेडोंग से लेकर शी जिनपिंग तक चाइना में वाटर की प्रॉब्लम उनकी इकोनॉमी, पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी के लिए हमेशा से ही एक बड़ा चैलेंज रही है। उनके ये कंसर्न्स उनके लीडर्स की स्टेटमेंट में साफ झलकते हैं। 2005 में सीसीपी के मिनिस्टर ने कहा था, आइदर फाइट फॉर एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर और डाई। उसी तरह उनके प्रीमियर का कहना था कि चाइना में वाटर शॉर्टेज उसके सर्वाइवल तक को चैलेंज कर सकती है। आज इस बात को कई साल बीत चुके हैं, यानी ये चैलेंजेस आज रियलिटी में और भी ज्यादा सीवियर हैं। और ये कंसर्न केवल चाइना का ही नहीं बल्कि पूरे एशियन रीजन का है, जो आज बहुत तेजी से एक वाटर स्कार्स रीजन में तब्दील होता जा रहा है। वाटर इस रीजन के लिए न्यू ऑयल बनता जा रहा है। ऑयल को तो दूसरी एनर्जी रिसोर्स से रिप्लेस कर भी दें, लेकिन वाटर को रिप्लेस करने के लिए हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। और इस कॉन्टेक्स्ट में चाइना की हाइड्रो वेपन स्ट्रेटजी इस रीजन के लिए और भी बड़ा चैलेंज है। कई एक्सपर्ट्स चाइना के लिए इस स्ट्रेटजी के सोशल और एनवायरमेंटल कंसर्न्स को लगातार हाईलाइट कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर पिछले एक दशक में चाइना के 350 से भी ज्यादा लेक्स गायब हो चुके हैं। वहां पर फ्री फ्लोइंग रिवर्स और उनके इकोसिस्टम का नंबर भी लगातार घटता जा रहा है। सोशल कॉस्ट की बात करें तो 2007 में वेन जियाबो ने यह रिवील किया था कि सीसीपी अपने वाटर प्रोजेक्ट्स के लिए 22.9 मिलियन लोगों को डिस्प्लेस कर चुका है। आपको बता दें कि ये फिगर 100 से भी ज्यादा देशों की कंबाइंड पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। लेकिन जिस तरह चाइना अपनी इस स्पीड को लगातार बढ़ा रहा है, उसे देखकर लगता है कि मानो वो इन सभी थ्रेट्स को कंसीडर करने के लिए तैयार नहीं है। चाइनीज डैम्स इन्वायरमेंट और उसकी सोसाइटी के लिए भले ही एक बड़ा खतरा बन रहे हों, लेकिन वो उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकल टूल का काम करते हैं। और फिलोसफर सुन त्सू की भाषा में कहें तो ये हाइड्रो वेपन्स चाइना को वो पावर प्रोवाइड कराते हैं जिसके जरिए वो बिना लड़े ही अपनी लड़ाई जीत सकता है। जियोपॉलिटिक्स को भले ही चाइना डोमिनेट कर ले, लेकिन नेचर की स्ट्रॉन्ग फोर्सेस को वो किस हद तक डोमिनेट कर पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया कि वीडियो यूपीएससी मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और इसीलिए इस टॉपिक से जुड़ा एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जाएंगे, जिसे आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। And the question is, being uniquely placed in South Asian region, discuss how India can chart out its hydro diplomacy to build trust, resolve grievances, and manage shared waterways in the region. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।